मुगल काल की बात करेंगे। मुगल काल की बात की जाए तो बाबर फरगना का रहने वाला था और बाबर के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। बाबर के जो पिता का नाम है वो था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और इसकी जो माँ है बाबर की, उनका नाम है कुतलुग निगार खान। यानी बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी जो माँ है वो कौन है? कुतलुग निगार खान। इनकी दादी हैं एहसान दौलत बेगम। इसका जो फूफा है उसका नाम है मेहदी ख्वाजा। डियर, बाबर के बारे में कुछ रोचक कहानी है। बाबर एक भटकाव का जीवन जी रहा था। इधर भटकाव यानी भटक रहा था जगह जगह। इधर भारत की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि यहां पर देखेंगे हम इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल पूरे तरीके से पतन हो चुका है। यहां पर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा आपस में युद्धरत हैं। डियर, बाबर को इनविटेशन मिलता है कि आप भारत में आइए। ऐसी कंडीशन में इब्राहिम लोदी ये सपना देख रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और चला जाएगा। वही राणा सांगा एक सपना देख रहा था, हिंदू शाही राज्य का सपना। किसका? हिंदू शाही राज्य का। डियर, बाबर की जो दादी है एहसान दौलत बेगम, इन्होंने एक कहानी सुनाई थी बाबर के लिए कि बेटा, साम्राज्य उसका होता है जो मेहनत करता है और मेहनत के दम पर कुछ भी जीता जा सकता है। बाबर जब इंडिया में आया थोड़ी सी सेना के साथ, तो बाबर ने यहां जो भारत में युद्ध किया है वो तुगलमा पद्धति के द्वारा किया है। कौन सी पद्धति है? तुगलमा पद्धति। तुगलमा जानते हैं आप लोग क्या होता है? ये तुगलमा होता है तोप सजाने का मेथड। यानी बाबर तोप लेके आया था। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने युद्ध में किसका प्रयोग किया है, तो किस पर टिक करोगे? तोप का प्रयोग करोगे। बाबर जब युद्ध कर रहा था, इब्राहिम लोदी की सेना युद्धरत थी बाबर के सैनिकों के साथ में। बाबर शराब का शौकीन था। बाबर ने जब युद्ध करते करते उसे ये याद आया कि मेरी दादी एहसान दौलत बेगम ने मुझे ये बताया था कि बेटा, साम्राज्य में किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ जा सकता है। तो बाबर ने अपने सैनिकों के लिए एक संदेश दिया, जिहाद का नारा, जिहाद। और बाबर ने यह कहा कि मैं आज के बाद कोई शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर ने जो शराब के बर्तन थे वो सब तोड़ दिए बर्तनों को, और जो सुराइयां थी बड़ी बड़ी शराब की, उनको उड़ेल दिया युद्ध क्षेत्र में। और सैनिकों से बाबर ने कहा कि यदि आप युद्ध को जीते तो मैं आपसे तमगा नामक कोई कर नहीं लूंगा। तमगा होता था सैनिक कर। और यदि हम हार गए और यहां से भाग गए तो कायर कहलाएंगे। और यदि हम जीत गए, क्या हुआ? यदि हम जीत गए तो भारत के बादशाह होंगे। प्यारे बच्चों, यहां से फिर स्टोरी बदलती है अपने आप में, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में यह देखने को मिलता है कि जब बाबर ने ये जोश भरा लेक्चर सैनिकों के लिए दिया, किसके लिए दिया? सैनिकों के लिए दिया। तो ऐसी कंडीशन में बाबर ने सेना के अंदर जोश भर दिया। और जब बाबर ने सैनिकों के लिए यह नारा दिया कि मैं आपसे तमगा नामक कर नहीं लूंगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तमगा क्या है? यह सैनिक कर है एक तरीके से, ठीक है? कैसा कर है? सैनिक कर है कि मैं आपसे कोई तमगा नामक कर नहीं लूंगा। और बाबर को अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की कहानी याद आ गई। अब आप ये सोचिए, जो दादी एहसान दौलत बेगम ने बाबर को कहानी सुनाई थी, उसने जोश भरने का काम किया या नहीं किया? और कुल मिलाकर डियर ये देखते हैं, जब सैनिकों में जोश भर गया तो चंद मुट्ठी भर सैनिकों के दम पर बाबर ने भारत को जीत लिया। तो प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है कि मुगल काल की स्थापना कब होती है? तो आप किस पर टिक करोगे? 1526 में। यानी भारत में दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। और कौन सा साम्राज्य स्थापित हो गया?
मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। प्यारे बच्चों, जैसे ही मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ, बाबर सत्ता में आ गए 1526 में। बाबर के सामने बड़ी चुनौती है। बाबर लंबे समय तक तो स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला जो बादशाह है वो कौन है, तो किस पर टिक करोगे? बाबर। प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे कि बाबर कहां से आया, तो आप बता देंगे उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, ठीक है। और बाबर के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, ये भटकाव का जीवन जी रहा है। लेकिन भारत की स्थिति मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत पतन की ओर है, पतन हो चुका है। राणा सांगा और कौन, इब्राहिम लोदी आपस में युद्धरत हैं, और ऐसी कंडीशन में दोनों ही अलग अलग सपने देख रहे हैं। दोनों के मन में ये सपना है कि बाबर आएगा, लूटेगा और चला जाएगा और हमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, बाबर की जब बात करें तो बाबर का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं देखने को देखा जाए तो, और वहीं हुमायूं दूरदर्शी शासक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुमायूं की पत्नी है कौन, हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम प्रेग्नेंट हैं और हुमायूं को चुनौती दे रहा है शेरशाह सूरी। तो हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? निर्वासित जीवन जी रहे हैं। इधर ये बताते हैं जब शेरशाह सूरी हुमायूं के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये राणा 20 साल के महल में हमीदा बानो बेगम को रोकने के लिए आश्रय देते हैं। इधर बाबर जंगल में, हुमायूं जंगल में भटकाव का जीवन जी रहा है, और इसे एक चिंता का विषय है कि काश किस तरीके से शेरशाह सूरी से निपटा जाए। प्यारे बच्चों, यहां पर बड़ी कहानी रोचक बन जाती है। एक जगह है कालिंजर का किला। किसका? कालिंजर का किला, फोर्ट ऑफ कालिंजर। डियर, यहां पर हुमायूं शरण लेता है, लेकिन इससे पहले हुमायूं के एक पुत्र पैदा होता है, कौन? अकबर। इस वक्त हुमायूं की स्थिति बड़ी खराब है, हुमायूं के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो हुमायूं के पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, और उन छोटी चीजों में क्या है? कस्तूरियां हैं। सुबान क्या है? कस्तूरी। और वो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में उन कस्तूरियों को बांटता है, और ये कहता है कि जिस तरीके से इन कस्तूरियों की सुगंध एक बहुत दूर तक जाती है, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र की सुगंध भी पूरे देश में फैले। कस्तूरी समझते हैं कहां पाया जाता है? कोई बताएगा? कस्तूरी हिरन की नाभि में पाया जाता है, और उसमें इतनी सुगंध आती है कि हिरन खुद बहेलिए के जाल में फंस जाता है, उसे यह पता नहीं होता कि यह सुगंध कहां से आ रही है। अब आप देखेंगे अकबर पैदा हो चुके हैं, अकबर बड़े होनहार शासक बनेंगे आगे चल के। इधर हुमायूं कालिंजर के किले में है, और शेरशाह सूरी को यह पता चल जाता है। किसको? शेरशाह सूरी को पता चल जाता है। शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और एक चबूतरा बनाकर बारूद का ढेर यहां पे बना देते हैं। और जैसे ही शेरशाह सूरी हुमायूं को मारने के लिए एक गोला दागते हैं, उस गोले का नाम है उक्का। उक्का नामक गोला। क्या बोला मैंने? उक्का नाम का गोला कालिंजर के किले पर दागा गया, जिससे कि हुमायूं को मार दिया जाए। लेकिन ये गोला जैसे ही कालिंजर के किले पर फेंका, ये फटा नहीं, नॉन ब्लास्ट, और ये क्या कर गया? ये बैक कर गया, और उस चबूतरे पर जा गिरा जहां पर बारूद का ढेर था, जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा था, और ये गोला फट गया। जब ये गोला फट गया तो क्या हुआ? इसमें कनक, इसमें आग लग गया, और आग लग गया, ये बारूद का ढेर जल गया, और यहां पर कौन खड़ा था? शेरशाह सूरी खड़ा था। और अब देखिए इंटरेस्टेड कहानी बनती है। यहां पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर यह होता है कि अकबर पैदा हो चुके हैं ना। और ऐसी कंडीशन में जब अकबर पैदा हो चुके हैं, तो अकबर का लक भी अब किसके साथ जुड़ गया है? हुमायूं के साथ जुड़ गया है। अकबर बड़ा होनहार है, अकबर बड़ा होनहार है डियर। अकबर के बारे में यह देखा जाता है कि अकबर की दूरदर्शी सोच है। हुमायूं ने अकबर को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए, एक बैरम खां
और दूसरा टीचर है डियर अब्दुल लतीफ। प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर को कौन से शिक्षक ने कौन सा ज्ञान दिया है? तो अब्दुल लतीफ ने अक्षरों का ज्ञान कराया। किसका ज्ञान कराया? और बैरम खान ने सैन्य ज्ञान दिया है। इन्होंने सैन्य ज्ञान दिया, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह पता चलता है कि अकबर का पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब्दुल लतीफ जब अकबर को पढ़ाते थे तो अकबर उल्टा अब्दुल लतीफ को पढ़ाने लग जाते थे। यानी अकबर का मन कबूतरबाजी में लगता था। किसमें? कबूतरबाजी में। आप सोचते हैं कबूतर उड़ाए हैं आप लोगों ने? नहीं उड़ाए कभी। यानी अकबर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। डियर, ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह निकल के आता है कि अकबर पूरे तरीके से निरक्षर थे। अकबर को अक्षरों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सैन्य ज्ञान के स्तर पर बैरम खान ने इनको एक बेहतर ज्ञान देने की कोशिश की। जब अब्दुल लतीफ ने अकबर से बोला कि मेरे बस की बात नहीं है मैं अकबर को पढ़ा सकूं, अकबर मुझे उल्टा पढ़ाने लगा है। वहीं डियर ये देखते हैं कि अकबर 9 साल की उम्र में, 9 से 9.5 साल की उम्र में गवर्नर अपॉइंट हो गए। क्या हो गए? 9 साढ़े 9 साल में। सोचिए कितना योग्य सुल्तान होगा। और डियर, जब ये 13.5 साल के थे तो हुमायूं दीन पनाह लाइब्रेरी है दिल्ली में, वहां से ये उतर रहे थे। और हुमायूं का क्या हुआ कि दीन पनाह जो लाइब्रेरी है उससे उतरते समय इनका पैर फिसल गया और बता दें हुमायूं के सिर की हड्डी टूट गई। हुमायूं के सिर की हड्डी टूट गई और हुमायूं मर गया। हुमायूं के बारे में एक विचित्र बड़ी कहानी है। हुमायूं के बारे में यह कहा जाता है कि यह सुल्तान लुढ़कता लुढ़कता आया और लुढ़कता लुढ़कता चला गया। ये जैसे ही ये मैसेज बैरम खान को पता चला पंजाब में कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, इधर 13.5 साल के हैं अकबर, तो उसने एक ईंटों का चबूतरा बनाया और अकबर को हिंदुस्तान की ताजपोशी करा दी। सवाल पूछा जाता है कि अकबर कितने वर्ष की एज में हिंदुस्तान के बादशाह बन गए? तो 13.5 से 14.25 साल की एज में अकबर यानी बादशाह बन गए। अब बात आती है कि अकबर किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। अकबर होनहार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यह देखा जाता है अकबर की बातों में कि अकबर ने वाकई में वो काम किए हैं जो तारीफ के काबिल हैं। अकबर के सामने बड़ी चुनौती है। अकबर के सामने कई सारी चुनौती हैं। उन चुनौती को अकबर किस तरीके से फेस करेंगे, बात यह है। यहां से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अकबर के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि राजपूतों का बड़े स्तर पर विद्रोह है। अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राजपूतों की। अब अकबर ने एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को बेहतर स्टैब्लिश करने के लिए दूरदर्शी सोच का परिणाम दिया। आपने देखा है जिन राजपूतों के साथ अकबर का संघर्ष था वहां उन्होंने क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। आपने सीरियल में भी देखा होगा जोधा अकबर। अरे देखा है नहीं देखा? जोधा से संबंधित आपने देखा, भगवान सिंह का नाम सुना होगा, भारमल का नाम सुना है ना? तो यहां पर देखते हैं कि अकबर ने जोधा के साथ शादी कर ली। अब देखो यहां बड़ी बात क्या है, जो राजपूत अब तक विरोध कर रहे थे, अब जोधा के साथ जब रिश्ता हो जाएगा तो क्या ये विरोध करेंगे? यहां पर ये बताते हैं अकबर की चुनौतियां पूरे तरीके से खत्म हो गई और अब ये रिश्तेदार हो जाएंगे। अकबर ने साम्राज्य में लोगों को नौकरी भी दे दिया। अकबर ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजपूत नीति को अपनाया और ऐसी कंडीशन में उसके सामने जो चुनौती थी वो सारी चुनौतियां क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब अकबर यहां से बेहतर स्थिति में जाने का काम करेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं स्पेशल आपको अकबर पे लेक्चर दूंगा और अकबर किस तरीके से महान है उसकी बात की जाएगी।